जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3540 से 3542। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अंततः सबका ध्यान लौट आया। ये ज़िवेन के साथ जो हुआ वह महज एक अंतराल था। इस चरण में मुख्य पात्र कोई और नहीं बल्कि मून सिटी पर कब्जा करना था। हर दिन वह मून सिटी दानव पथ युग के नेतृत्व वाले प्राचीन युग के हाथों में जाता, स्थिति खराब होती जाती। अब इसे वापस लेने का समय आ गया है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से पहली सेना में मध्य सेना का नेतृत्व करूंगा। पश्चिमी हेवनली वेनेरेट, दक्षिणी हेवनली वेनेरेट और उत्तरी हेवनली वेनेरेट क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी सेनाओं में सेनाओं का नेतृत्व करेंगे। अन्य दिव्य शहरों द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण सन सिटी लॉर्ड के नेतृत्व में पांचवी सेना में गठित किया जाएगा। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट द्वारा लाए गए सैनिकों को सुदृढ़ीकरण में गठित किया जाएगा और आदेशों की प्रतीक्षा की जाएगी। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने आसानी से प्रमुख सेनाओं को अलग अलग सेनाओं के अनुसार कई सेनाओं में विभाजित कर दिया और उन्हें अलग अलग आदेश दिया। ऐसा लगता है कि हर किसी को इसकी उम्मीद थी, इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं हुए और लगातार सिर हिलाया। ये ज़िवेन ने ये सब देखा। ये पिछले अभियान से अलग था। पिछली बार 10 दिव्य शहर महान स्वर्गीय पूज्यों को बाहर करने के लिए एकजुट हुए थे, लेकिन इस बार महान स्वर्गीय पूज्य प्रभारी थे और दिव्य शहरों द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण को केवल एक सेना में ही बनाया जा सकता था। हालांकि यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि मून सिटी पिछले अभियान के दौरान हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स द्वारा भारी रूप से घायल हो गया था। ये देखा जा सकता था कि प्रमुख स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। हालांकि वे मून सिटी को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन 10 दिव्य शहरों ने बोलने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया था। निस्संदेह ये ज़िवेन के लिए एक अच्छी बात थी, जो महान स्वर्गीय पूज्यों के पक्ष में खड़े थे, विशेष रूप से चूंकि वह मध्य स्वर्गीय पूज्य शिविर में था। भले ही वह भविष्य में पूर्वी स्वर्गीय पूज्य बन जाए और अपना गुट स्थापित कर ले, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य का 10 दिव्य शहरों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना भी उसके लिए फायदेमंद था। इसके अलावा यदि वह भविष्य में ऊपरी पूर्वी स्वर्गीय पूज्य बन जाता है, तो उसे समग्र स्थिति पर विचार करना होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश केंद्र था, इसलिए उसे निश्चित रूप से 10 दिव्य शहरों जैसे स्थानों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना था। हाल के वर्षों में 10 दिव्य शहर बहुत लंबे समय के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रणाली से दूर हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश ने लंबे समय तक एक मजबूत चरित्र का निर्माण नहीं किया था। परिणामस्वरूप 10 महान दिव्य शहरों पर दिव्य शहरों का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर हो गया था, इस हद तक कि 10 महान दिव्य शहरों ने फॉर्चून गॉड राजवंश के सुदृढ़ीकरण को 10 महान दिव्य शहरों में प्रवेश करने से अलग करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए केंद्रीय शक्ति के रूप में इस प्रकार का भटकने वाला व्यवहार पहले ही निचली रेखा को छू चुका था। ये फॉर्चून डिवाइन राजवंश की स्थिति से अलग था, जहां बड़े संप्रदाय एक साथ एकत्र हुए थे। केवल वे ही जो वास्तव में इस प्रणाली का हिस्सा थे, समझ पाएंगे कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश की वास्तविक छिपी हुई ताकत कितनी भयानक थी। ये भी कहा जा सकता है कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश की स्थिति काफी हद तक हस्तक्षेप थी, लेकिन किस बड़े संप्रदाय ने अभिमान करने का साहस किया? फॉर्चून डिवाइन राजवंश उन्हें आसानी से दबा सकता था। यहाँ तक कि तथाकथित नंबर 1 संप्रदाय स्वर्गीय ताओवाद ने वास्तव में फॉर्चून दिव्य राजवंश को भड़काने की हिम्मत नहीं की। मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया, लेकिन सामान्य तौर पर मून सिटी की स्थिति के साथ वे केवल एक जबरदस्त हमले का रास्ता अपना सकते थे। इस समय किसी युक्ति के प्रयोग की संभावना न थी। यही कारण था कि 10 महान दिव्य शहरों पर अतीत में कभी कब्जा नहीं किया गया था। चूंकि कोई चाल नहीं थी, वे केवल बलपूर्वक हमला करना चुन सकते थे, और मून सिटी की रक्षात्मक शक्ति के साथ इस पर कब्जा करना बिल्कुल असंभव था।
प्रत्येक सेना ने अलग अलग स्थानों से हमला किया, और स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के नेतृत्व में बैकअप सेना का उद्देश्य मुख्य रूप से प्राचीन युग के सुदृढ़ीकरण की संभावित उपस्थिति से बचाव करना था। संक्षेप में, ये लड़ाई तभी जीती जा सकती थी यदि वे फिर से हार गए, तो इसका पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश के मनोबल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया है। सब लोग तितर बितर हो जाओ और तैयार हो जाओ। हम 10 दिनों में निकल पड़ेंगे, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। जैसे ही ये ज़िवेन जाने वाला था, अचानक मध्य स्वर्गीय पूज्य की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आदरणीय मार्शल, थोड़ी देर रुके। स्वर्गीय पूज्यों और सम्राटों के जाने की प्रतीक्षा करने के बाद ये ज़िवेन मध्य स्वर्गीय पूज्य के स्थान पर गए। इस समय वॉर मास्टर और मिस्टर हुआंग पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन अन्य मध्य स्वर्गीय वेनेरेट के विश्वासपात्र वहां नहीं थे। आदरणीय मार्शल, आप यहाँ हैं। अभी बहुत सारे लोग थे, इसलिए हमारी अच्छी बातचीत नहीं हो पाई। मध्य स्वर्गीय आदरणीय ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। इस बार पूरी सेना का नेतृत्व उनके हाथ में था। चाहे यह उनकी अपनी ताकत हो या रुतबा, उन्होंने प्रथम व्यक्ति के खिताब पर मजबूती से कब्जा कर लिया। ये ज़िवेन ने दिखावा नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसके पैरों के नीचे एक बादल का बिस्तर खड़ा हो गया जो उसे सहारा दे रहा था। फिर उसने मध्य स्वर्गीय पूज्य की ओर देखा और कहा, वास्तव में दाओइस्ट श्रद्धेय मार्शल, मैं अब भी स्तब्ध हूँ। आपने वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। युद्ध गुरु ने आह भरी। वह और ये ज़िवेन एक ही समय में स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अब उसने केवल स्वर्गीय श्रद्धेय दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था, और यह कई वर्षों के संचय के साथ था जब वह सम्राट था। हालांकि ये ज़िवेन मून सिटी लॉर्ड जैसे शिखर सम्राट को हरा सकता था और हरा सकता था। इसके बारे में सोचना ही अविश्वसनीय था। तीर धनुष पर चढ़ा है, लेकिन उसे छोड़ना होगा, ये ज़िवेन ने शांति से कहा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करना गर्व की बात है। केवल वही जानता था कि मून सिटी लॉर्ड के विरुद्ध लड़ने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए ये सब तो बस स्वाभाविक बात थी। ये बिल्कुल भी दिखावा करने लायक नहीं था। लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। हालांकि ये ज़िवेन ने इसे लापरवाही से कहा। समान स्तर के व्यक्ति के रूप में वह कैसे नहीं जान सकते थे कि मून सिटी लॉर्ड से निपटना कितना मुश्किल था। अंत में उनमें से कोई भी दूसरे को मारने में सक्षम नहीं था। बहुत संभावना थी कि उन दोनों को भारी क्षति उठानी पड़े। अन्यथा चूंकि वे पहले ही इस हद तक लड़ चुके थे, तो वे दूसरे को कैसे जाने दे सकते थे। केवल एक ही संभावना थी जिसके परिणामस्वरूप अंत में उनमें से कोई भी दूसरे के साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, और वही ये थी कि वे दोनों इस हद तक घायल हो जाएंगे कि वे अपने हथियार भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद ये ज़िवेन वास्तव में थोड़े समय में ठीक हो सकती थी। ये या तो एक और आकस्मिक मुठभेड़ थी, या उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने उपयोग नहीं किया था। अपने स्तर पर, हालांकि ये ज़िवेन ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई थी, मध्य स्वर्गीय आदरणीय अभी भी महसूस कर सकते थे कि ये ज़िवेन पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गए हैं। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये ज़िवेन किस हद तक मजबूत हो गई है। ये ज़िवेन थोड़े ही समय में लगातार मजबूत हो गई थी। ऐसी गति ने मध्य स्वर्गीय पूज्य को झकझोर कर रख दिया। ऐसे स्वर्गीय पूज्य थे जो छलांग और सीमा से आगे बढ़े। तथाकथित ज्ञानोदय और आरोहण भी संभव था। हालांकि छलांग और सीमा से आगे बढ़ते रहने में सक्षम होना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य चीजों से समझाया जा सके। जाहिर है, ये ज़िवेन इस समय भाग्यशाली थी। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने वास्तव में इसे दिल से नहीं लिया। हालांकि ये ज़िवेन के पास मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने का साधन था, लेकिन ये केवल एक गंभीर चोट थी। उसने अवश्य ही कष्टदायक कीमत चुकाई होगी। यदि कोई वास्तव में अपने स्तर तक नहीं पहुंचा, तो वह समझ नहीं पाएगा।
इसके अलावा ये जीवेन जितना मजबूत होगा उसके शिविर को उतना ही अधिक लाभ होगा। उसे नहीं लगा कि ये जीवेन कोई खतरा है। मैंने बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन यह मरने से बेहतर है, ये जीवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने इसे छुपाया नहीं और सिर्फ सच बताया। हर किसी को अपने दिल में यह बात महसूस हुई। ये जीवेन के शब्दों का सार ये था कि यह मौत से थोड़ा ही बेहतर था। वे कमोबेश उस युद्ध की त्रासदी की कल्पना कर सकते थे। ठीक है, चूंकि आप वापस आ गए हैं, ये काफी है। अगली मून सिटी लड़ाई में योगदान देने का आपका समय होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश आपके पुरस्कारों में कंजूसी नहीं करेगा, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। फॉर्चून गॉड राजवंश इतने वर्षों से चल रहा था। हालांकि वहां बहुत समय से कोई शासक नहीं था, फिर भी उन्हें एक शासक मिल गया था, प्रभावी ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वाभाविक रूप से गुण, दोष, पुरस्कार और दंड की गणना के लिए एक विशेष विभाग था। हालांकि पक्षपात के मामले हो सकते हैं, फिर भी यह सामान्य रूप से अपेक्षाकृत उद्देश्यपूर्ण था। विशेष रूप से आप गुजून। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप या स्वर्गीय पूजनीय सिल्वर मून अगले पूर्वी स्वर्गीय पूज्य बन सकते हैं। इसलिए अगली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, कई लोग पूर्वी की स्थिति में रुचि रखते हैं स्वर्गीय पूजनीय। उनमें से पुरानी प्राचीन वस्तुओं और पुराने राक्षसों की कोई कमी नहीं है जिनसे आप निपट नहीं सकते। केवल गुणों के संदर्भ में उन्हें पूरी तरह से दबाने से ही आपको कोई उम्मीद होगी। क्या आप समझते हैं? मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने ये जीवेन को देखा और एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। ये पता चला कि ऐसे कई लोग थे जो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का पद हथियाना चाहते थे। ये जीवेन के लिए पूर्वी दिव्य भगवान बनना आसान नहीं होगा। उनकी योग्यताएं बहुत उथली थी और उनकी ताकत का कोई भारी लाभ नहीं था। इसलिए उन्होंने जो योग्यताएं प्राप्त की थी, वे ही उनकी सौदेबाजी का एकमात्र साधन बन गई थी। वास्तव में ये सौदेबाजी की सबसे महत्वपूर्ण चिप थी। ये जीवेन ने सिर हिलाया। वह इस बिंदु के बारे में बहुत स्पष्ट था, लेकिन वह आश्वस्त था क्योंकि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने उपयोग नहीं किया था। यह उस प्राचीन युग का विनाश था जो लुप्त होने को था। ये फॉर्चून गॉड राजवंश और यहाँ तक कि पूरे मार्शल आर्ट युग के लिए एक महान योगदान था। यह उनकी योग्यता और ताकत की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले ही उच्च स्तरीय स्वर्गीय पूज्य की दहलीज को पार कर चुकी थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत कमजोर था। वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद पर बैठने के लिए भी योग्य थे। हालांकि ये सब पर्याप्त नहीं था। वह केवल प्रतिस्पर्धियों में से एक बनने के योग्य था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त था। जिस चीज ने उन्हें आत्मविश्वास दिया वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था। सबसे खराब स्थिति में वह सिर्फ एक धोखा का उपयोग करेगा। अगर वह सचमुच लड़ता तो उसे किसी से डर नहीं लगता। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां कुछ प्राचीन वस्तुएं और पुराने राक्षस थे जिनसे मध्य स्वर्गीय श्रद्धालु भी डरते थे। उसे सावधान रहना था। जो बचा है वह एक खूनी लड़ाई है। वे प्राचीन युग, विशेष रूप से शैतान दाओ युग, निश्चित रूप से मून सिटी को इस तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक खूनी लड़ाई अपरिहार्य है। आप सभी जाएं और तैयारी करें। 10 दिनों में प्रस्थान की तैयारी करें। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने सभी को विदा करने से पहले कुछ और निर्देश दिए। ये जीवेन कुछ समय तक वापस नहीं आई थी। वह तेजी से मानव जाति के पड़ाव की ओर उड़ गया। हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मौत से बचकर निकले हुए एक पूरा जीवन बीत गया हो। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। जब ये जीवेन मानव जाति के शिविर में लौटे तो मानव जाति के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले से ही शिविर के शीर्ष पर उनका इंतजार कर रहे थे। चूंकि ये जीवेन उपस्थित नहीं थे, इसलिए मानव जाति के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बैठक में भाग नहीं लिया। हालांकि मानव जाति की कुलीन सेना की संख्या छोटी नहीं थी और कुछ सम्राट क्षेत्र
विशेषज्ञ भी थे। संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना की तुलना में वे महत्वहीन पात्र थे। ये जिवेन की उपस्थिति के बिना वे देखने के योग्य भी नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। यदि ये जिवेन समय पर नहीं लौटे तो मानव जाति की सेना मृत्यु तक बेंच पर बैठी रह सकती है। भले ही वे तोप का चारा थे, मानव जाति की सेना वास्तव में एक अपरिहार्य स्थिति में थी। वास्तव में स्थापित महान संप्रदायों और शक्तिशाली कुलों की सेनाओं की तुलना में मानव जाति की सेना अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। भले ही ये जिवेन ने मानव जाति की ताकत और विरासत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, फिर भी उनके बीच अपेक्षाकृत बड़ा अंतर था। ये कुछ ऐसा था जिसकी भरपाई केवल समय के साथ ही की जा सकती थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे ये शिवेन अकेले कर सकती थी। प्रणाम मास्टर, अभिवादन महामहिम। बियान शियाओयू और अन्य लोगों के भाव नहीं बदले। वे नहीं जानते थे कि ये जिवेन ने जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था। उनकी राय में ये सिर्फ उनका स्वामी था जो एक मजबूत दुश्मन को मारने के लिए जा रहा था। स्वर्गीय गुरु की शक्ति के साथ कुछ महीनों या कुछ वर्षों की लड़ाई कुछ भी नहीं थी। उन्हें खतरे का आभास नहीं हुआ। सभी ये जिवेन का ज्यादा कुछ कहने का इरादा नहीं था। ये बातें पहले से ही अतीत में थी। ये कहने और उन्हें चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उठो। क्या तुम हाल ही में सेना को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर रहे हो? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए हमने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। बियान जियाओयू ने कहा, ठीक है, यह अच्छा है। अच्छी तैयारी करो। हम 10 दिनों में मून सिटी को जीतने के लिए निकल पड़ेंगे। ये जिवेन ने कहा, यह आपके लिए खुद को निखारने का भी एक अवसर है। हालांकि आपको जीवन और मृत्यु का अनुभव करना होगा, आपकी खेती भी बहुत फायदा होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लड़ाई फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लाभ होंगे। क्या रहस्यमय निर्माण गोलियां? इस बार वहां होगा एक अप्रतिबंधित आपूर्ति। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ये जिवेन ने कहा। जब उनका स्तर एक निश्चित स्तर तक बढ़ गया तो समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग हो गया। ये लड़ाई न केवल मून सिटी को पुनः प्राप्त करने के लिए थी, बल्कि यह विभिन्न सेनाओं और कई युवा विशेषज्ञों की ताकत को निखारने और सुधारने का भी एक शानदार अवसर था। लड़ाई जितनी भयावह होगी, उतनी ही असाधारण प्रतिभाएं जनता से ऊपर उठेगी और सर्वोच्च योग्यताएं प्राप्त करेगी। उस समय इन प्रतिभाओं को बाहर निकाला जा सकता था और उनकी पूरी ताकत से बढ़ावा दिया जा सकता था, जिससे उनकी खेती में तेजी से वृद्धि हो सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा धन खत्म हो जाएगा। इससे फॉर्चून गॉड राजवंश की समग्र ताकत बढ़ जाएगी। चाहे वह औषधीय छर्रे हो, दिव्य हथियार हो या मार्शल आर्ट मैनुअल हो, यदि उन्हें पुरस्कार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका तो अंत में वे केवल मृत वस्तुएं होंगी। ये जिवेन ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। इसलिए जब मानव जाति के लिए पुरस्कार की बात आती थी तो वह कभी कंजूस नहीं होते थे। यहाँ तक कि फॉर्चून डिवाइन कैपिटल से उन्हें प्राप्त आधे से अधिक लाभ मानव जाति के उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए मानव जाति के खजाने में गिर गए थे। केवल इसी तरह से मानव जाति नायकों की एक अंतहीन धारा उत्पन्न कर सकती है और दुनिया में वास्तव में एक महान जाति बन सकती है। वर्तमान मानव जाति अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि कई शक्तिशाली जातियां और संप्रदाय शरण लेने आए थे, फिर भी उन्हें पूरी तरह से अपने में से एक बनने में काफी समय लगेगा। एक स्वर्गीय गुरु के रूप में भी ये जिवेन अत्यधिक जल्दबाजी के माध्यम से अंकुरों को खराब नहीं कर सके। बियान जियाओयू और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल जैसी दिव्य वस्तुएं ये जिवेन के स्तर के विशेषज्ञों के लिए बहुत कम उपयोगी थी, लेकिन उनके जैसे सम्राटों के लिए यह अभी भी एक खजाना था जिसे प्राप्त करना मुश्किल था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कई अन्य दिव्य वस्तुएं भी थीं जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जब तक कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, पुरस्कारों की कोई कमी नहीं होगी।
ये भी उच्च अधिकारियों की पद्धति थी। यदि बहुत अधिक पुरस्कार नहीं होते तो वे नीचे के लोगों को बहादुरी से कैसे आगे बढ़ा सकते थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के उच्च अधिकारी इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकते हैं कि चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े और घास न खाए। अंदर आओ, मैं तुम्हें दाव का उपदेश दूंगा। इस बार मैंने दाव की कुछ समझ हासिल कर ली है, इसलिए मैं पिछले 10 दिनों का उपयोग तुम्हें दाव का उपदेश देने के लिए कर सकता हूँ। ये जिवेन ने कहा। आखिरकार अभी भी बहुत जल्दी थी। निस्संदेह यदि वह ऐसा कर सका तो उसे बॉडी ऑफ मेरिट विकसित करने की आशा थी। उस समय भले ही उसका सामना 8वें क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों से हो, वे उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। कहा जा सकता है कि वह दुनिया की किसी भी खतरनाक जगह पर जा सकते हैं। यहाँ तक कि जब नए विश्व वृक्ष का फल पक जाएगा, तब भी उसकी मार्शल शक्ति 6ठे दायरे के शिखर तक बढ़ जाएगी और उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। दुर्भाग्य से 10 दिन अभी भी बहुत कम थे, लेकिन यह अभी भी ठीक था अगर यह सिर्फ उपदेश था। विशेष रूप से इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय दाव के विनाश की अध्यक्षता की जो बुझने वाला था। इस प्रक्रिया में न केवल मौत के दाव के बारे में बल्कि बहुत सारी समझ भी थी। इसलिए उन्हें विश्व वृक्ष फल निगलने के बाद अपच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनकी वर्तमान दायरे की समझ 7वें दायरे में भी प्रवेश कर चुकी थी। जब तक उसने विश्व वृक्ष फल को निगल लिया, तब तक उसकी युद्ध शक्ति में सुधार नाव को धारा में धकेलने के समान था। ये सचमुच बहुत सरल था। कुछ लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखी। एक दिव्य गुरु उपदेश देना ऐसी स्थिति नहीं थी जिसका सामना किसी भी समय और स्थान पर किया जा सके। यहाँ तक कि बियान जियाओयू, जो ये जिवेन के करीबी थे, ये जिवेन को हर समय प्रचार नहीं करने दे सकते थे। अधिकांश समय ये जिवेन केवल कुछ आकस्मिक संकेत देते थे और दाव की बहुत कम विस्तृत व्याख्याएं थी। हर बार जब ये जिवेन उपदेश देते थे तो उनकी खेती में बहुत सुधार होता था और दाव के बारे में उनकी समझ और आगे बढ़ती थी। तीनों लोग तुरंत ये जिवेन के पीछे मानव जाति के शिविर की गहराई में वापस चले गए और उपदेश सुनने के लिए सम्मानपूर्वक बैठ गए। जहां तक उन अर्थ सम्राटों की बात है, वे स्वाभाविक रूप से प्रवेश के योग्य नहीं थे। वे चरम दाव विशेषज्ञ भी नहीं थे, इसलिए वे दाव को नहीं सुन सके। यदि उन्होंने खुद को सुनने के लिए मजबूर किया तो इससे केवल उनका दिमाग भ्रमित होगा और उनके शरीर फट जाएंगे और मर जाएंगे। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। विशेष रूप से बियान जियाओयू और अन्य 2 लोग जो उपदेश सुन रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे ये जिवेन ने अभी शुरुआत की थी और उपदेश पहले ही समाप्त हो चुका था। बीच का समय बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन इन छोटे से 10 दिनों में ही उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये जिवेन पहले से ही 6ठे क्षेत्र का एक शक्तिशाली दिव्य गुरु था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सम्राट क्षेत्र के चरम दाव की स्पष्ट समझ थी। हालांकि हर किसी का दाव अलग अलग था। जैसे दुनिया में 2 समान पत्ते नहीं हो सकते, कुछ बुनियादी सामान्य सिद्धांत थे जिन्हें अभी भी उन्हें समझाया जा सकता था। उनमें से बियान जियाओयू को सबसे अधिक लाभ हुआ था, क्योंकि उसने जिन रहस्यमय तकनीकों की खेती की थी, वे सभी ये जिवेन द्वारा सिखाई गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनसे बहुत परिचित थी। ये लगभग कहा जा सकता है कि ये जिवेन ने उसके लिए एक उज्जवल रास्ता दिखाया था और ये जिवेन उन सभी सवालों और समस्याओं का जवाब दे सकती थी जो उसके पास खेती में थी। इसके अलावा उसकी खेती सबसे उथली थी, इसलिए उसने इस समय सबसे तेजी से प्रगति की। एक रहस्यमय निर्माण गोली निगलने के बाद, जिसे ये जिवेन ने समय पर पुरस्कृत किया, वह पहले ही दूसरे दायरे के शिखर पर पहुंच चुकी थी और सम्राट दायरे का तीसरा क्षेत्र बस आने ही वाला था। मून सिटी के इस अभियान के बाद ये बहुत संभावना थी कि वह तीसरे क्षेत्र में कदम रखेगी। बियान जियाओयू की प्रगति की गति को देखकर यहाँ तक कि रेनहुआंग और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को भी बेहद ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार उसके पास एक अच्छा गुरु था, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी बहुत कुछ हासिल हुआ, खासकर स्काई शेकिंग थंडर सम्राट। जब उस समय उसे ये जिवेन ने पकड़ लिया था तो वह कमोबेश असंतुष्ट था।
हालांकि येज़िवेन उससे अधिक मजबूत था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह निराशा में था। ये केवल येज़िवेन के आकर्षण के कारण था कि उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि येज़िवेन के प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाने और स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसके दिल का सारा असंतोष गायब हो गया। फिलहाल वह केवल येज़िवेन की सच्चे दिल से पूजा कर सकता था। वे दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। उसके लिए येज़िवेन का अनुयायी बनना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद था। उस समय भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 10,000 से अधिक वर्षों में शिखर सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकेगा और दुनिया के कई सम्राटों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। वह स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की ओर भी देख सकता था, जिसके बारे में उसने अतीत में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। अभी उसके दिल में एकमात्र विचार स्वेच्छा से लिन फैन के सामने समर्पण करने का था। येज़िवेन ने उपदेश देना बंद कर दिया और कहा, 10 दिन बीत चुके हैं। जाओ और सेना इकट्ठा करो। जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बियान जियाओयू और अन्य लोगों ने तुरंत आदेश प्राप्त किया और चले गए। येज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और दूर तक देखा। इस समय पूरे शहर में हलचल शुरू हो गई थी। आखिरकार 10 महान दिव्य शहर सामान्य शहर नहीं थे। इसके बजाय वे महत्वपूर्ण सैन्य शहर थे। इस समय उन्होंने अपना असली रंग प्रकट कर दिया था। अनगिनत सैनिक लामबंद होने लगे। शहर के निवासी जाहिर तौर पर इसके आदी थे। हालांकि सन सिटी पर कभी भी कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन इसे कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। वे पहले से ही इसके बहुत अभ्यस्त थे। हालांकि इस बार अभियान का पैमाना अभूतपूर्व रूप से भव्य था। सब प्रकार की सेनाओं ने आकाश को और पृथ्वी को छा लिया। वे सभी एक साथ एकत्रित थे। अभियान की खातिर वे सभी थे लामबंद। मूल रूप से संपूर्ण सन सिटी एक विशाल महाद्वीप की तरह थी। एक साधारण सेना इस तरह आकाश और जमीन को कवर नहीं कर सकती थी। मून सिटी को पुनः प्राप्त करने के लिए इस लड़ाई को एक ऐसी जीत कहा जा सकता है जिसे वे हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। संपूर्ण फॉर्चून डिवाइन राजवंश की विशिष्ट सेनाएं यहाँ एकत्रित थी। ये किसी भी दिव्य नगर की सैन्य शक्ति से कहीं अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। पिछली हार ने फॉर्चून गॉड राजवंश की छवि को हिलाकर रख दिया था। ये लड़ाई दोबारा नहीं हारी जा सकी। सभी सेनाएं एक साथ एकत्रित हुई और आकाश में एक अतुलनीय विशाल संचरण व्यू प्रकट हुआ। सेनाएं एक साथ इकट्ठी हुई और सीधे मून सिटी को टेलीपोर्ट करते हुए ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश किया। इतने बड़े पैमाने पर लामबंदी स्वाभाविक रूप से मून सिटी में प्राचीन युग के लोगों से छिपी नहीं रह सकती थी। हालांकि यह कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं था और फॉर्चून डिवाइन राजवंश भी इसे छिपाना नहीं चाहता था। वे बस अपनी पूरी ताकत से मून सिटी पर खुलेआम हमला करना चाहते थे। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की एक लड़ाई। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन सेना के बाद सेना ने सन सिटी के ऊपर विभिन्न ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश किया। वे एक के बाद एक गायब हो गए और एक के बाद एक नई सेना प्रकट हुई। लाखों करोड़ों सैनिक गायब हो गए और फिर से प्रकट हो गए, गायब हो गए और फिर से प्रकट हो गए। हर बार जब वे इस पैमाने की सेना को टेलीपोर्ट करते थे तो उन्हें बेहिसाब धन खर्च करना पड़ता था। साधारण शक्तिशाली जातियों को इस आकार की सेना को टेलीपोर्ट करने के लिए लंबे समय तक अपने दिल में दर्द महसूस होगा। इतनी बड़ी सेना को टेलीपोर्ट करने की बात तो दूर की बात है। केवल इस पर खर्च की गई धनराशि ही एक शक्तिशाली जाति को दिवालिया बना सकती है। केवल फॉर्चून गॉड राजवंश ही इतनी भयानक मात्रा में संसाधनों का समर्थन कर सकता था। एक के बाद एक शक्तिशाली आभाएं अतीत में चमकती रही और ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश करती रही। सच्चे शीर्ष विशेषज्ञों को स्वाभाविक रूप से सेना के साथ जाने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही मानव सेना इकट्ठी हो गई। वे सभी मानव जाति के कुलीन वर्ग थे, इसलिए वे जल्दी से एकत्र हो गए।
ये जिवेन की व्यवस्था के तहत मानव सेना ने ट्रांसमिशन सरणियों में से एक में प्रवेश किया। ये जिवेन ने भी ट्रांसमिशन एरे में प्रवेश किया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने महसूस किया कि अंतरिक्ष के नियम उसके चारों ओर अनगिनत तावीज और दिव्य श्रृंखलाएं बना रहे हैं। आम लोग इतने बड़े गठन के विशिष्ट कानूनों को नहीं देख सकते थे, लेकिन ये जिवेन अलग थे। उसकी आंखें मशाल की तरह थीं और वह एक नजर में ही देख सकता था। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक अराजक स्थिति में था। इस अव्यवस्थित स्थान से लगभग 10,000 मील दूर एक भव्य दिव्य नगर उसके सामने प्रकट हुआ। यह दिव्य नगर सन सिटी से 70 से 80% मिलता जुलता था, केवल विवरण भिन्न थे। वह मून सिटी थी, 10 दिव्य शहरों में से एक। 10 दिव्य शहरों का निर्माण फॉर्चून गॉड सम्राट द्वारा एक ही समय में किया गया था। चाहे वह शैली हो या विभिन्न रक्षात्मक सीमाएं और संरचनाएं, वे सभी एक समान थी। अनगिनत वर्षों के बाद ही उन्होंने अलग अलग शैलियां विकसित की, यही कारण था कि वे थोड़े अलग थे। इस समय मून सिटी से विभिन्न भयानक आभाएं सूर्य को ढकते हुए आकाश में उड़ गईं। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले ही फॉर्चून गॉड राजवंश की अभियान सेना की खोज कर ली थी। इस समय फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना ने भी शिविर लगाना शुरू कर दिया था। ये कम से कम एक लंबा युद्ध था और इतने कम समय में मून सिटी पर कब्जा करना असंभव था। बियान जियाओयू और अन्य लोगों ने भी शिविर स्थापित करने के लिए मानव सेना को आदेश देना शुरू कर दिया। यह एक लंबा युद्ध था। फॉर्चून गॉड राजवंश की अभियान सेना का सामना करते हुए मून सिटी शांत नहीं बैठा और मौत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को परेशान करने के लिए पहले ही कई सेनाएं भेज दी थी। वे फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को सुचारू रूप से शिविर स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सके। उन्होंने पहले ही फॉर्चून गॉड राजवंश की मोहरा सेना के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने अभी लड़ना शुरू किया था, लड़ाई की तीव्रता फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अंदर की लड़ाई से कहीं अधिक तीव्र थी। विभिन्न युगों द्वारा उपयोग की जाने वाली गुप्त तकनीकें भी भिन्न थीं, और शैतान दाओ युग के विशेषज्ञों द्वारा हवा में नृत्य करने के जादू के कई निशान थे। वहां विभिन्न प्राचीन युग की मार्शल तकनीकें और जन्मजात क्षमताएं भी थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। ये मार्शल युग को चकमा देने के लिए तकनीकें और जन्मजात क्षमताएं काफी थीं। सौभाग्य से ये अभिजात वर्ग के बीच फॉर्चून डिवाइन राजवंश के कुलीन वर्ग थे। उनमें से कई प्राचीन युग की मार्शल तकनीक और मार्शल तकनीक के युद्ध क्षेत्रों में कई वर्षों से सक्रिय थे। प्राचीन काल के विभिन्न विशेषज्ञों से लड़ना उनकी आदत बन चुकी थी। दोनों पक्षों की अग्रणी सेनाओं के बीच लड़ाई का नेतृत्व अधिकतर दोनों पक्षों के सम्राटों ने किया। दोनों पक्षों के स्वर्गीय आदरणीयों ने हस्तक्षेप नहीं किया, या शायद उन्हें लगा कि यह उनके लिए हस्तक्षेप करने का समय नहीं है। मानव सेना द्वारा शिविर स्थापित करने के बाद ये जिवेन ने बियान जियाओयू और अन्य दो को मून सिटी से बाहर आने वाली विभिन्न प्राचीन युगों की सेनाओं से लड़ने के लिए सेना के एक हिस्से का नेतृत्व करने दिया। इसका उद्देश्य प्राचीन युगों से लड़ने का अनुभव संचित करना था। यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश की सबसे मजबूत जाति बनना चाहते थे तो उन्हें इन लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। ये जिवेन ने स्वयं पूरे युद्ध क्षेत्र पर सतर्कता से नजर रखी। पूरे मून सिटी में कुछ अत्यंत भयानक आभाएं छिपी हुई थीं और वे विभिन्न प्राचीन युगों के स्वर्गीय पूजनीय थे। हालांकि इनमें से किसी भी प्राचीन युग की तुलना फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत से नहीं की जा सकती, लेकिन जब इन सभी प्राचीन युगों की ताकतों को एक साथ इकट्ठा किया गया तो ये काफी बड़ी ताकत थी। हालांकि ये जिवेन को अभी भी पूरा विश्वास था कि फॉर्चून गॉड राजवंश के सामने ये प्राचीन युग बेकार होंगे, चाहे वे कैसे भी इधर उधर कूदे, क्योंकि ये प्राचीन युग मृत्यु तक मून सिटी की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाएंगे, लेकिन युद्ध के मैदान की रक्षात्मक रेखा की रक्षा के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश एक बड़ी कीमत चुका सकता है। क्योंकि यदि उन्होंने मून सिटी को वापस नहीं लिया तो उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह उस कीमत से कहीं अधिक होगी जो उन्हें रक्षात्मक पंक्ति में इस खामी के कारण मून सिटी की मृत्यु तक रक्षा करने के लिए चुकानी पड़ी।
इस मामले में ये जिवेन की राय के अनुसार मून सिटी में प्राचीन युग चाहे कितने भी उछल कूद क्यों न करें, वे शरद ऋतु के बाद सिर्फ टिड्डे थे जो बढ़ने में असमर्थ थे। फिर भी एक कोने वाला खरगोश काट लेगा और एक कोने वाला कुत्ता दीवार पर कूद जाएगा। ये प्राचीन युग स्वेच्छा से हार नहीं मानेंगे। वे अनिवार्य रूप से एक भयंकर युद्ध से गुजरेंगे और खून नदी की तरह बहेगा। और ये जिवेन और अन्य लोगों के लिए सराहनीय योगदान देने का अवसर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई, क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना लगातार ट्रांसमिशन सरणी से टेलीपोर्ट कर रही थी। धीरे धीरे फॉर्चून गॉड राजवंश का लाभ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और उन्होंने मून सिटी में विभिन्न प्राचीन युगों द्वारा भेजी गई सेनाओं को हराना शुरू कर दिया। बियान जियाओयू और अन्य के नेतृत्व में मानव सेना प्राचीन युग की सेना से अविभाज्य थी। बियान जियाओयू और अन्य लोगों के नेतृत्व में मानव सेना का मनोबल बढ़ गया और प्राचीन युग की सेना को कई बार भेदा। हालांकि प्राचीन युग में भी विशेषज्ञ थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर सकते थे और उनके बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। प्राचीन युग की सेना, जो मूल रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के सेना शिविर के आसपास घूमने में सक्षम थी, हारकर मून सिटी के आसपास के क्षेत्र में पीछे हट गई और केवल मून सिटी के समर्थन पर भरोसा कर सकती थी। संपूर्ण अग्रिम पंक्ति को मून सिटी के आसपास धकेल दिया गया था। हालांकि मून सिटी पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था, अप्रत्याशित पद्धति के कारण संपूर्ण मून सिटी की रक्षात्मक प्रणाली अभी भी बरकरार थी। हालांकि इतने कम समय में रक्षात्मक कार्यों को पूरी तरह से बहाल करने का कोई तरीका नहीं था। बस जो हिस्सा बहाल किया गया था वह मून सिटी के बाहर प्राचीन युग की सेना के लिए कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना केवल मून सिटी के आसपास ही टिकी रह सकी, हमला करने में असमर्थ रही। निस्संदेह अभी सेना के आक्रमण का समय नहीं था। संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना अभी भी ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से लगातार प्रसारित हो रही थी। सेना के आने पर ही अंतिम हमला किया जाएगा। प्राचीन युग की रक्षात्मक रेखा मून सिटी के आसपास संकुचित होने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश के विशेषज्ञ बाहर जाने लगे। मूल रूप से ये केवल प्रमुख सेनाओं के बीच टकराव था, लेकिन अब ये दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के बीच एक प्रतियोगिता बन गया था। सम्राटों और स्वर्गीय आदरणीयों ने अंततः लड़ना, जांच करना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बियान जियाओयू और अन्य दो ने लड़ने के लिए अपने विरोधियों को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसा अवसर उनके लिए अत्यंत दुर्लभ था। चरम विशेषज्ञों के लिए वे पहले से ही कानूनों के संचालन के नियमों को समझ सकते थे। कुछ लड़ाइयों के बाद वे इन प्राचीन युगों की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सके। अगली बार जब उनका सामना उसी प्राचीन युग से होगा तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये जिवेन ने केवल दूर से देखा और वास्तविक लड़ाई में भाग नहीं लिया। उन्होंने कभी कभार ही बियान जियाओयू और अन्य लोगों के लिए हेवनली वेनेरेबल्स के हस्तक्षेप को रोका। इस समय केवल सम्राट ही युद्ध के मैदान में सीधे युद्ध कर रहे थे। स्वर्गीय आदरणीय दूर से लड़ रहे थे, एक दूसरे पर कानूनों की बौछार कर रहे थे। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब स्वर्गीय दाव इतना स्पष्ट था जितना अब था, क्योंकि शीर्ष विशेषज्ञ लड़ रहे थे और हर बार जब कोई शीर्ष विशेषज्ञ हमला करता था तो स्वर्गीय दाव प्रकट होता था। स्वर्गीय दाव अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। ये जिवेन ने भी समय समय पर हेवनली वेनेरेबल्स के बीच लड़ाई में भाग लिया। इस स्थिति से लड़ते हुए जब तक कि ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो, विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। विशेषकर तब जब ये स्वर्गीय आदरणीय समय समय पर एक दूसरे से लड़ते रहे। समय समय पर सभी प्रकार की अतुलनीय रूप से भयानक अलौकिक क्षमताएं और घटनाएं प्रकट हुई। दूर से देखने पर यह अतुलनीय रूप से भयानक था। सभी साम्राज्यवासी अपनी ऊर्जा बचाकर महान युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई जानता था कि अंत में सब कुछ तय करने वाले ये एम्पायरियन ही होंगे। जब ये लोग विजेता और हारने वाले का निर्धारण कर लेंगे तभी दोनों पक्षों का परिणाम तय होगा। ये जिवेन भी वैसी ही थी।
बियान जियाओयू और व्यक्तिगत रूप से युद्ध में गए अन्य लोगों के विपरीत, वह मूल रूप से मानव जाति सेना की रक्षा कर रहा था। अंत में, फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना अंततः स्थिति में थी। अब ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकलने वाले सैनिकों की कोई स्थिर धारा नहीं थी। असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, और यह किसी भी क्षण छिड़ सकती थी। एक के बाद एक युद्ध किले वापस ले लिए गए। एक के बाद एक विशेष रूप से तैयार किए गए युद्ध जानवर युद्ध की तैयारी करते हुए विशाल ग्रहों की तरह उड़ गए। सेना पर सेना इकट्ठी हो गई। अक्सर जब कोई सेना इकट्ठी होती थी तो धातुओं के एक दूसरे से टकराने की आवाज के अलावा वास्तव में एक भी आवाज नहीं होती थी। वे सभी कुलीनों में से कुलीन थे। अव्यवस्था में प्रकाश की किरणें टिमटिमा उठी। ये प्राचीन सरणी संरचनाओं का सक्रियण था। वे सभी अत्यंत प्राचीन सरणी संरचनाएं थीं जिन्हें यहाँ दोहराया गया था। वे सभी प्राचीन काल के महान विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। इसी समय चकाचौंध रोशनी चमकी। हर जगह लोगों का एक समुद्र था जो आकाश और पृथ्वी को कवर कर रहा था। दरअसल सभी ने एक दूसरे का परीक्षण करने के बाद खून के बहते समुद्र ने कई लोगों की हड्डियों से निकलने वाले क्रूर स्वभाव को उत्तेजित कर दिया था। वे बस अपनी हथेलियां रगड़ रहे थे, बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। हर कोई हमला करो, उन्हें कुचल दो। मध्य स्वर्गीय आदरणीय के आदेश का पालन करते हुए एक के बाद एक सैनिक आक्रमण करने लगे। असंख्य भयंकर जानवर सवारों को अपनी पीठ पर उठाकर आक्रमण करते हुए गरज रहे थे। कोई नहीं बोला, केवल धातु के टकराने की ठंडी आवाज थी, लेकिन सभी का खून खौल रहा था। एक वास्तविक खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी, और इस समय स्वर्गीय आदरणीय और सम्राट भी आगे बढ़ने लगे। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।